हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स समझेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ये आपके लिए अब एक नई चीज़ है। 10th क्लास में आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझते हैं और उसके बाद अगर आप 11th क्लास में मैथ लेते हैं तो 11th क्लास और 12th क्लास दोनों में ही ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर आप अभी सारे बेसिक्स समझ गए और जितनी भी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में, इस बेसिक वीडियो में और आगे चैप्टर में, तो उसके बाद आपके लिए अगर आप 11th में मैथ लेते हैं तो 11th और 12th के लिए ट्रिग्नोमेट्री को करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री को जितना हो सके आपके लिए उतना ज़्यादा मैं आसान बना दूं। ठीक है, तो आपको ट्रिक्स पे बहुत ध्यान देना है, जो बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा उसको बड़े ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो, तो ऐसे ट्रायंगल में अगर आप रिलेशन की स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, किस किस का रिलेशनशिप? साइड्स और एंगल्स का। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के जो रिलेशनशिप की स्टडी होती है उसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स और एंगल्स को यूज़ कर किस तरीके से किया जाता है, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज़ हो सकती है, किसी और तरह के ट्रायंगल में यूज़ नहीं होगी। यानी कि 90 डिग्री का एंगल होना कंपलसरी है उस ट्रायंगल में, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपने ध्यान देना है। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है हम जानते हैं ये हाइपोटेन्यूस होती है और ये इस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस है वो ये AC है 90 डिग्री के सामने। ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अब 90 डिग्री के अलावा यहाँ पर दो एक्यूट एंगल होते हैं, यानी ये दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, अब आपने ध्यान क्या रखना है कि या तो आप इस एंगल का यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्री का आगे का सॉल्यूशन निकालेंगे या फिर इस एंगल को यूज़ करेंगे। एंगल्स को यूज़ कैसे करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है, ये हम इसी वीडियो में अभी आपको बताएंगे। तो जब आप ये ट्रायंगल का यूज़ कर रहे हैं और आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है, ठीक है, तो या तो आप इस एंगल C का यूज़ करेंगे या फिर इस एंगल A का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप एंगल C का यूज़ कर रहे हैं और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका बेस होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है। अगर एंगल C का यूज़ कर रहे हैं तो ये BC आपका बेस होगा और ये AB आपके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, अब इसी को हम इस तरीके से लेते हैं कि आप एंगल A का यूज़ कर रहे हैं। अब आप एंगल C का यूज़ नहीं कर रहे, एंगल A का यूज़ कर रहे हैं। अगर एंगल A का यूज़ करेंगे तो अब ये आपके लिए बेस हो जाएगा AB और ये BC आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। एंगल C का यूज़ किया तो BC बेस है, AB परपेंडिकुलर है। एंगल A का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर तो ये AB बेस हो गया और BC परपेंडिकुलर हो गया। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि एंगल को हम ट्रिग्नोमेट्री में किस नाम से ज़्यादातर बोलते हैं? थीटा के नाम से। क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, ये थीटा का सिंबल होता है। कई जगह पर हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा, एंगल C का यूज़ करना है या एंगल A का यूज़ करना है, या कई जगह पर सिर्फ थीटा दे दिया जाएगा। थीटा का मतलब एंगल ही होता है। अब कहाँ एंगल C होगा, कहाँ एंगल A होगा, कहाँ हम एंगल को थीटा कहते हैं, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें समझ आता जाएगा। अब हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? अब देखिए, टोटल यहाँ पर 6 यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। जैसे जैसे आप ये बेसिक वीडियो देखेंगे और इसको पढ़ते जाएंगे तो ये आपके लिए बाद में बहुत इजी होने वाला है। शुरू में आपको लगता है कैसे याद होंगे, लेकिन ये बहुत ही इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो टोटल हमने यहाँ पर देखा, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। एक बार उनके नाम दोबारा पढ़ लेते हैं। पहले होता है साइन थीटा, फिर कोस थीटा,
फिर टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोट थीटा। और थीटा का मतलब होता है एंगल, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप थीटा ही लिखें, कई बार आप एंगल का नाम भी लिख देते हैं। एंगल सी भी हो सकता है और ये एंगल ए भी हो सकता है। अब एंगल सी के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कैसे बनेंगी और एंगल ए के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कैसे बनेंगी, ये अब हम आपको बताएंगे। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, जब हम कह रहे हैं कि एंगल सी और एंगल ए, तो यहाँ पर कोई और एंगल के नाम भी हो सकते हैं। हमारा मेन मतलब होता है 90 डिग्री के अलावा जो बाकी के दो एक्यूट एंगल्स हैं उनके नाम कोई भी हो सकते हैं। तो जो भी नाम हमें दिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कैसे फाइंड करेंगे वो अब हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक ट्रिक कह लीजिए या एक मंत्र कह लीजिए, याद करने के लिए एक ट्रिक होती है, एक मंत्र सा होता है, और वो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये हमने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हम एंगल सी के हिसाब से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम एंगल ए के हिसाब से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है या ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है बेस और H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो S, C और T आया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है साइन थीटा। S मतलब साइन, C मतलब कोस, कोस थीटा कोस, T मतलब टेन थीटा टेन, साइन कोस टेन। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हम साइन थीटा की बात करेंगे तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे। ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। और जब हम कोस की बात करेंगे तब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा, यानी ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और जब हम टेन की बात करेंगे, टेन थीटा की, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन में ये बेस। तो पहले हम इस साइड को पूरा चेक करते हैं। यहाँ पर हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस फाइंड करेंगे जब हम एंगल सी को यूज़ कर रहे हैं। हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप ये एंगल सी को यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में आपका बेस क्या हो जाएगा? BC, और आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा? AB, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है AC। और अभी हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस फाइंड करने वाले हैं वो एंगल C के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन C। देखिए मैंने आपको बताया था, आप साइन C बोलिए या साइन थीटा बोलिए, बात एक ही होती है। लेकिन क्योंकि C मतलब एंगल का बन रहा है C पे, और एंगल को ही थीटा भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर साइन C लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि आपको ये एंगल C यूज़ करना है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? इससे हमें पता चल जाता है कि बेस ये होने वाला है और परपेंडिकुलर ये होने वाला है। अब हमें क्या निकालना है? साइन C। और साइन कैसे निकलता है? P अपॉन H। तो P अपॉन H। अब इस केस में P यानी परपेंडिकुलर क्या होगा? AB अपो, ठीक है। तो P की जगह, परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखा? AB। अपॉन में क्या है? H। तो H यानी हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो यहाँ पर अपॉन में क्या आया? AC। तो साइन C क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेन्यूज AC है। तो साइन C निकालने के लिए हम क्या करेंगे? AB अपॉन AC कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। कोस C क्या होगा? कोस थीटा कैसे निकलता है? B यानी बेस अपॉन में H यानी हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्योंकि कोस C है तो यहाँ पर ये C के हिसाब से जाएंगे। बेस क्या है? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो यहाँ पर क्या आएगा? बेस की जगह BC अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह AC। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है टेन C। टेन कैसे निकलता है? P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? AB, और बेस क्या है? BC। तो AB आ जाएगा ऊपर और BC आ जाएगा नीचे। तो देखिए परपेंडिकुलर की जगह AB और अपॉन में B यानी बेस की जगह BC। तो साइन C हमने निकाल लिया, कोस C हमने निकाल लिया, टेन C हमने निकाल लिया। ऐसे ही अब हम कोसेक, सेक और कोट निकालेंगे।
और ये भी याद रखिएगा कि जब हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये ए बी ए सी या बी सी इनकी जो लेंथ जो इनकी मेजरमेंट हमें दी गई होगी वो हम इनकी जगह पे पुट कर दिया करेंगे। और जो भी एंगल हमारा होगा, जैसे कि मान लीजिए ये कोस सी है, सी की जगह कौन सा एंगल हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर यूज़ कर लिया करेंगे। अब आप कहेंगे वैल्यूज़ कैसे पता चलेंगी, वो थोड़ी देर में इसी वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि अलग अलग एंगल्स की, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, उनके एंगल के हिसाब से वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो साइन सी, कोस सी, टेन सी ये तो हमने निकाल लिया। अब बचा कोसेक सी, सेक सी और कॉट सी। तो याद रखिएगा कि कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, यानी कोसेक उल्टा होता है साइन का, और सेक रेसिप्रोकल होता है कोस का, और कोट रेसिप्रोकल होता है टेन का। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि कोसेक उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो साइन सी क्या था, P अपॉन में H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका उल्टा कर दीजिए, H अपॉन में P, हाइपोटेन्यूस ऊपर और P नीचे। अब हाइपोटेन्यूस क्या है, AC, और परपेंडिकुलर क्या है, AB। देखिए यहाँ पर AB अपॉन AC था, इसका उल्टा कर दीजिए, AC ऊपर आ गया, AB नीचे आ गया। ऐसे सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो उसका उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेन्यूस ऊपर, बेस नीचे। यहाँ पर BC अपॉन AC था, तो यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा, AC अपॉन BC। अब इसके बाद क्या है, कोट सी। कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन सी क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका उल्टा कर दीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर था AB अपॉन BC, यहाँ आ जाएगा BC अपॉन AB। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब हम फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार हम एंगल यूज़ करेंगे एंगल A। तो इस केस में बेस हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो सबसे पहले साइन A, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AC, यानी कि BC अपॉन में AC। तो साइन A इज इक्वल टू P अपॉन में H, BC अपॉन AC। अब इसके बाद है कोस ए। कोस ए कैसे आएगा, B अपॉन में H, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पर क्योंकि एंगल A ले रहे हैं हम, तो बेस क्या होगा, AB, हाइपोटेन्यूस AC, यानी AB अपॉन AC हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या लिखा, कोस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू AB अपॉन में AC। अब हम निकालेंगे टेन ए। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, BC, और बेस क्या है, AB, यानी टेन ए क्या आएगा, BC अपॉन में AB। तो यहाँ पर हमने टेन ए लिखा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि BC अपॉन में AB। अब हमें क्या निकालना है, कोसेक ए। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कोसेक ए किसका उल्टा होगा, साइन ए का। साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर इसका उल्टा कर देंगे, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर था BC अपॉन AC, तो उल्टा कर दीजिए, AC अपॉन BC। ठीक है। इसके बाद सेक ए किसका उल्टा है, कोस ए का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। यहाँ था AB अपॉन AC, उसका उल्टा कर दीजिए, AC ऊपर, AB नीचे। इसके बाद कोट ए किसका उल्टा होगा, टेन ए का। टेन ए क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, उसका उल्टा कर दीजिए, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। टेन ए क्या था, BC अपॉन AB, उसका उल्टा कर दीजिए, AB अपॉन BC। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। यहाँ से आपको साइन, कोस और टेन मिल जाता है। और कोसेक, सेक और कोट कैसे निकालते हैं, साइन का उल्टा कर दीजिए, कोसेक निकल आता है। कोस का उल्टा कर दीजिए, सेक निकल आता है। और टेन का उल्टा कर दीजिए, कोट निकल आता है। और बस ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि जिस एंगल को हम यूज़ कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर लेंगे। यहाँ पर अगर आपने ये वाला एंगल यूज़ किया है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये एंगल यूज़ किया है तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये चीज़ें हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कोसेक थीटा उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो कोसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का। यहाँ हमने इसको इस तरीके से लिखा, साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का। और उसके बाद हमने क्या लिखा,
साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी आप दो इस तरीके की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती हैं, तो इनको सॉल्व करके आपको 1 मिलता है। ये 1 मिला कैसे, ये अब हम आपको समझाएंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा एज इट इज़ मल्टीप्लाई का साइन, कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का, यानी कोस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोस थीटा को हमने ऐसे लिख दिया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, 1, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अब ऐसे यहाँ पर देखिए सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का, तो हम लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और जब आप कोस थीटा और उसके रेसिप्रोकल सेक थीटा को, इन दोनों को, ये क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। कैसे, कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इंटू सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कटा, बचा 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कोट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का, तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, इसको हम ऐसे लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा ये भी 1 आएगा। कैसे, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, बचा 1। ठीक है, अब इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ होता है, तो इसको याद रखिएगा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। जब हम क्वेश्चंस में इनको यूज़ करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का। तो अगर टेन थीटा इज इक्वल है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, तो कोट थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। अब आपको सिंपली ये याद रखना है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर हमने लिखा पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आप लिखते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे शब्दों में कहे तो साइन थीटा का स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। ठीक है, नॉर्मली हम इस तरीके से ही लिखेंगे जब भी हम चैप्टर में क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और साइन स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे अगर कोस थीटा का क्यूब है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कोस क्यूब थीटा, यानी साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेन थीटा हो, कोसेक थीटा हो, सेक थीटा हो। इस तरीके के स्क्वायर लिखने के बजाय हम इस तरीके से लिखते हैं, साइन थीटा के स्क्वायर को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा के स्क्वायर को हम लिखते हैं कोस थीटा के क्यूब को हम लिखते हैं कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब इस पॉइंट को भी ध्यान से समझिए। अगर आप लिखते हैं 2 टेन थीटा, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू में टेन थीटा। ठीक है, लेकिन एक गलती कभी मत कीजिएगा, 2 टेन थीटा तो इक्वल होता है 2 इंटू टेन थीटा के, लेकिन जो टेन थीटा है, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम सिर्फ, आप यहाँ साइन थीटा भी यूज़ कर सकते हैं एग्जांपल में, कोस भी, कोट भी, कोसेक भी, सेक भी। टेन थीटा को आप इस तरीके से अगर लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू थीटा, तो ये गलत हो जाएगा। थीटा और ये जो 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। 10 थीटा को आप ऐसे नहीं लिख सकते 10 इंटू थीटा, लेकिन अगर 2 टेन थीटा है तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू में 10 थीटा। जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो ये कंसेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बस इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अब हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक टेबल होती है उसको देखेंगे। एक्चुअली इस टेबल का मतलब क्या होता है, जितनी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, जैसे कि साइन है, कोस है, यस आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इन सब की अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग वैल्यूज़ होती है। जैसे कि साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। ऐसे कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे कि टेन थीटा की वैल्यू अगर आप 30 डिग्री पर लेंगे तो 1/√3 होगी, टेन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है।
तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं अलग अलग एंगल के हिसाब से इनकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। अब वो वैल्यूज़ कैसे हम फाइंड करते हैं वो यहाँ पर आप सीखेंगे। अब ये जो टेबल है ये टेबल बनाई कैसे जाती है ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको सिखाऊंगा। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार बच्चों को लगता है कि हम इन सभी वैल्यूज़ को याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसा कर भी लेते हैं, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आप कभी कोई गलती कर जाए या एग्ज़ाम के प्रेशर में कंफ्यूज हो जाए और कोई गलत वैल्यूज़ रख दें तो आपका तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा और जितने नंबर भी उस क्वेश्चन में मिल रहे होंगे वो सब कट जाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको याद करने की कोशिश ना करें या रट्टा मारने की कोशिश ना करें, बल्कि ये टेबल बनाई कैसे जाती है वो ट्रिक समझ लें। एक बार आपको वो ट्रिक समझ में आ गई और एक दो बार आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो एग्ज़ाम टाइम पर 1 मिनट से भी कम टाइम में आप ये टेबल क्रिएट कर लेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एक छोटी सी टेबल रफ शीट पे आप इसको क्रिएट कीजिए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित वहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू रखनी है किसी भी एंगल के हिसाब से, सीधा चेक किया, देखी और वैल्यू लिख ली। ना याद करने की दिक्कत, ना रट्टा मारने की दिक्कत और कोई गलती भी नहीं होगी। अब ये टेबल देखकर आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा मुश्किल है बनाना, कैसे बनेगी ये टेबल, लेकिन ये बहुत ही आसान होता है इसको बनाना। एक बार आपको इसका मेथड समझ में आ गया, ट्रिक समझ में आ गई तो आप तो फटाफट बना लेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो आइए अब हम सीखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये टेबल कैसे बनाई जाती है अब हम आपको सिखा रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप इस टेबल को बनाना शुरू करेंगे तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि टोटल कॉलम कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको टोटल 6 कॉलम बनाने हैं। और बहुत इतना नहीं कि छोटा छोटा स्पेस रखे, ऐसा नहीं, इतना स्पेस रखिएगा कि आराम से सारी वैल्यूज़ इसमें हम लिख सकें। अब उसके बाद यहाँ लिखिए थीटा। थीटा का मतलब हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं, थीटा का मतलब होता है एंगल। अब 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो एंगल्स यूज़ करने होते हैं वो होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ आप इस तरीके से थीटा लिखेंगे, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद इसके नीचे आप स्पेस छोड़ेंगे, कम से कम 2 लाइनों का स्पेस छोड़ना है। आप चाहे तो यहाँ पर 3 लाइनों का स्पेस भी छोड़ सकते हैं, जैसे इसके नीचे 2 लाइनों का स्पेस, फिर यहाँ सब जगह 2 लाइनों का स्पेस आप कम से कम छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। साइन थीटा, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दीजिए, फिर लिखिए कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपने स्पेस छोड़ा था यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4, ये आपने लिख दिया। इसके बाद इन सब के अपोन में 4 लिख दीजिए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ठीक है। तो अभी तक क्या किया हमने, 0 1 2 3 4 ये लिखा, फिर सब के अपोन में क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब इन सब के ऊपर ऐसे ऊपर से नीचे तक रूट लगा दीजिए, इजी है, सब के ऊपर ऐसे रूट लगा दीजिए। अब देखिए 0/4 तो 0 ही होता है, तो √0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहाँ पर लिखिए 0, ठीक है। अब 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट होता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी कि जब आप √में 1/4 लिखते हैं तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आती है, 1/2। तो यहाँ आपको मिला 1/2, यहाँ मिला था 0, यहाँ मिला 1/2। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा आप सोल्व कीजिए, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इस टाइम आपके पास क्या है, √ में 1/2, तो 1 का √ तो 1 ही होता है। अब ये रूट में क्या है नीचे 2, अब √2 इसको तो आप सोल्व नहीं कर सकते, तो क्या मिला 1/√2, यानी इसको जब आपने सोल्व किया तो आपको मिला 1/√2। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, √3/4। अब देखिए अब ये √ में 3 है, ये तो √3 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो अपोन में 4 है, 4 का √ या 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2,
तो इसको हम लिखेंगे 2, यानी जब इसको आप सोल्व करते हैं तो आपको मिलता है √3 अपॉन में 2। तो यहाँ पर वैल्यू मिली 0, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2 और यहाँ मिली √3 अपॉन में 2। अब यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब रूट में क्या है, रूट में 1/1 है और 1 का रूट 1 ही होता है, तो यहाँ आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल चुकी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब आप क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ जो हमें यहाँ पर मिली सोल्व करके, वो यहाँ साइन थीटा के आगे लिख दीजिए। यहाँ पर ये वाली वैल्यू यानी कि 0 लिख दीजिए, उसके बाद ये 1/2 लिखिए, फिर ये 1/√2 लिखिए, फिर ये √3/2 लिखिए और उसके बाद ये 1 लिखिए। अब देखिए, अगर अब आपसे कोई पूछता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। अब इसके बाद कोस थीटा की वैल्यूज कैसे मिलेगी, यहाँ से उल्टा स्टार्ट कीजिए, यानी इधर से स्टार्ट कीजिए। लास्ट वैल्यू क्या है, 1, ये सबसे पहले लिख दीजिए, 1 यहाँ पर लिखा। उसके बाद क्या है, √3/2, इसको यहाँ पर लिखा। उसके बाद क्या है, 1/√2, इसको यहाँ पर लिखा। इसके बाद क्या है, 1/2, यानी उल्टा चल रहे हैं ऐसे। उसके बाद क्या है, 0, 0 यहाँ पर लिखा। तो अब हमें क्या मिला, कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। अब इसके बाद हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अब अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा की वैल्यू अपॉन में कोस थीटा की वैल्यू। तो 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0/1 किया तो आपको 0 मिला। उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 अपॉन में √3/2। देखिए, अब ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये कोस थीटा की वैल्यू है, तो 1/2 उसके अपॉन में क्या आएगा, √3/2। तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को जरा हम सोल्व करके दिखाते हैं आपको। 1/2 और अपॉन में क्या है, √3/2। ये किया, अब इसको आगे सोल्व कीजिए। 1/2 मल्टीप्लाई का साइन, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 1/√3। यानी कि जब हमने tan 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर निकाली तो साइन थीटा की वैल्यू ये रखी, अपॉन में कोस थीटा की वैल्यू ये रखी, तो हमें मिला 1/√3। ऐसे ही अगर हम tan 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 45 की वैल्यू अपॉन कोस 45 की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, दिस अपॉन दिस, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो tan 45 डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू अपॉन में कोस 45 डिग्री की वैल्यू। तो ये है 1/√2, नीचे भी 1/√2 है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, 1/√2 अपॉन में 1/√2, इसको ऊपर ले जाइए, 1/√2, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, √2 से √2 कटा, बचा 1। अब क्या बचा, 1 × 1 तो 1 ही होता है, यानी कि हमें मिल गया 1। यानी कि जब tan 45 डिग्री निकाला दिस अपॉन दिस तो हमें मिला 1। तो tan थीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, ये वाली वैल्यू अपॉन में ये वाली वैल्यू। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री, यानी √3/2 अपॉन में 1/2। तो √3/2 अपॉन में 1/2। अब देखिए, इसको यहाँ पर ऊपर ऐसे रखिए, √3/2 इंटू में ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1, 2 से 2 कटा, बचा √3, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, √3। अब हमें पता करना है tan 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ चाहिए, तो उसके लिए साइन 90 डिग्री अपॉन में कोस 90 डिग्री, इनकी वैल्यू आएगी, यानी कि 1/0। और अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आ जाए तो ये क्या होता है, ये नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नॉट डिफाइन।
अब हमें साइन थीटा की इन सभी एंगल्स के साथ जो वैल्यूज़ होती है पता चल गई, कोस थीटा की इन सभी एंगल्स के साथ जो वैल्यूज़ होती है पता चल गई, टेन की भी इन सभी एंगल्स के साथ जो वैल्यूज़ होती है पता चल गई। अब हमें कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब बहुत इजी है। ये तो मैं आपको भी समझा रहा हूँ, आप भी फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो आपको हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगे, एक बार समझ में आ गया फिर तो ये 1 मिनट से भी कम का इसका काम होता है। ठीक है, तो देखिए कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। तो यहाँ पर इन सब की वैल्यूज़ को हम उल्टा करते जाएंगे, इनका रेसिप्रोकल करते जाएंगे। अगर आपको कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 0 की जो वैल्यू थी ना उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। यहाँ पर वैल्यू क्या थी? 0। देखिए 0 का क्या मतलब होता है? 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि सभी नंबर्स के नीचे 1 होता है। ठीक है, अगर कोई नंबर नहीं है तो नीचे 1 है, उल्टा कर दीजिए 1/0 और नीचे 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइन। यानी कि अगर यहाँ पर वैल्यू 0 है तो इसका अपोजिट करके क्या आएगा? नॉट डिफाइन। तो आपको कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू मिल गई है, नॉट डिफाइन। अब कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी? उसके लिए साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। यहाँ पर क्या था? 1/2, उल्टा कर देंगे तो 2/1, और 2/1 का मतलब होता है 2। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 2। कितना ईजी है ये। उसके बाद कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू देखिए 1/√2 है, इसका अपोजिट कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, √2/1 हो जाएगा, जिसका मतलब होता है √2। उसके बाद कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2 ऊपर √3 नीचे, यानी कि 2/√3। ये हमें मिल गई कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू। उसके बाद हमें चाहिए कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू। साइन 90 डिग्री होता है 1। देखिए 1 का अपोजिट क्या होता है? 1 का मतलब क्या होता है? 1/1, उल्टा कर देंगे तब भी 1/1, यानी कि कोसेक 90 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो 1 का अपोजिट यानी 1 ही आएगी। अब हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है अलग अलग एंगल्स के लिए, तो उसके लिए हम किसका रेसिप्रोकल करेंगे? कोसेक का। सेक 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ चाहिए, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू का अपोजिट कर दीजिए, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा। सेक 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू थी √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2 ऊपर √3 नीचे, तो ये हमें मिल गई सेक 30 डिग्री की वैल्यू। अब हमें चाहिए सेक 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर, तो कोस 45 डिग्री क्या था? 1/√2, उल्टा कर देंगे √2/1, यानी कि √2, क्योंकि अपॉन में 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। सेक 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 है, 2/1 आ जाएगा, यानी कि 2। उसके बाद सेक 90 डिग्री की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए, तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर लिखने के लिए आप क्या करेंगे? कोस 90 डिग्री की वैल्यू देखेंगे जो क्या है? 0। 0 का रेसिप्रोकल कीजिए। 0 का क्या मतलब होता है? 0 का मतलब है 0/1, रेसिप्रोकल कर देंगे 1/0, अपॉन में 0 आ गया, यानी कि नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नॉट डिफाइन। बस आप ये याद रखिएगा कि जब भी 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। और एक चीज़ और, अगर नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 आएगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अभी इसको भी हम यूज़ करके दिखाएंगे आपको। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, और नॉट डिफाइन का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 आएगा। कैसे? देखिए नॉट डिफाइन कब होता है? मान लीजिए हम 1/0 लिख देते हैं, अपॉन में 0 आ गया, नॉट डिफाइन हो गया। इसका रेसिप्रोकल कीजिए, 0 ऊपर 1 नीचे, 0/1 0, यानी कि जो नॉट डिफाइन होता है उसका रेसिप्रोकल 0 होता है। ठीक है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। अब बचा कोट थीटा की वैल्यूज फाइंड करना। कोट 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो tan 0 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए। यह है 0, 0 मतलब 0/1, और 0 का रेसिप्रोकल हम कई बार आपको बता चुके हैं, 0 का रेसिप्रोकल यानी कि नॉट डिफाइन।
अब हमें कोट 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो कोट किसका उल्टा होता है? tan का। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√3। इसका रेसिप्रोकल कीजिए, √3 ऊपर 1 नीचे, यानी कि √3। इसका रेसिप्रोकल करके क्या आया? √3। तो कोट 30 की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हमें चाहिए कोट 45 डिग्री की वैल्यू। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो 1। अब चाहिए कोट 60 डिग्री की वैल्यू। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3। √3 के नीचे क्या है? 1। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 ऊपर √3 नीचे, यानी कि 1/√3। अब बचा कोट 90 डिग्री, उसकी वैल्यू यहाँ चाहिए। उसके लिए tan 90 डिग्री क्या है वो देखिए। tan 90 डिग्री है नॉट डिफाइन, और हमने पहले भी आपको बताया है नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिलेगा 0। तो इस तरीके से हमने सभी एंगल्स की क्या क्या वैल्यू होती है अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ, वो यहाँ पर हमने फाइंड करके दिखा दिया है। तो अब आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, अच्छे से टेबल बनाकर देखिए। पहले तो देख के ही कीजिए कि कैसे बताया गया, उसको देख के बार बार कीजिए, फिर 1-2 बार बिना देखे इसको बनाइए, और फिर आपके लिए आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएगा और आप फटाफट ये टेबल बना लेंगे। एग्जाम टाइम पे जो रफ वर्कशीट आपकी होती है उस पर बनाइए, और जब भी जो वैल्यू फाइंड करनी है आराम से देखिए और अपने क्वेश्चन में यूज़ कीजिए। ना रट्टा मारने की दिक्कत है, ना याद करने की दिक्कत है, और कभी ना कोई कन्फ्यूजन होगी, ना आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। तो आपको ये टेबल बनानी ज़रूर सीखनी है, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको ये वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़े, वहाँ आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 3 and 3 6 and 3 9, टोटल 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जिनमें से हमने नंबरिंग दी है 3 को, 1 2 and 3, क्योंकि यही तीनों मेन हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी की ये जो 2 हैं ये तो इसी में से निकल आएंगी, ये दोनों आइडेंटिटीज़ इसमें से निकल आएंगी, और ये दोनों आइडेंटिटीज़ इसमें से निकल आएंगी। अब इन आइडेंटिटीज़ को भी आपको याद रखने की या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हम ट्रिक बताएंगे। उससे आप बस एक आइडेंटिटी याद कर लीजिए, पहली वाली cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद की जो 8 आइडेंटिटीज़ हैं वो आप बड़ी आसानी से खुद ही बना सकते हैं। उसकी ट्रिक क्या होती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहली आइडेंटिटी आपको याद करनी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगली 2 आइडेंटिटीज इसी में से निकल आएंगी। कैसे? cos स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखिए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर आकर हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी क्या बनी? कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका ये मतलब है कि अगर आपको कहीं क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखता है तो उसकी जगह आप कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कोस स्क्वायर थीटा दिखता है तो उसकी जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और आपको मिल गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक तो ये आइडेंटिटी निकल कर आई। अब एक और निकालते हैं। इस बार हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखते हैं इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे। इस बार हम कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त मिलता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह आप साइन स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो पहली 3 आइडेंटिटीज़ हमने देख ली। अब ये जो मेन अगली आइडेंटिटी आती है ये कैसे आएगी, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो पहली आइडेंटिटी थी ना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, ये रफ वर्क में आप काम कर सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं रखना पड़ेगा। ये पहली आइडेंटिटी आपने यहाँ पर लिखी। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए, तीनों पार्ट्स को, तीनों टर्म्स को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, बचा 1, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद ये प्लस का साइन, साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan। देखिए tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा
अपॉन कोस थीटा, ये हम कई बार आपको बता चुके हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कोस होता है टेन, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह यहाँ पर आप लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, फिर ये इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, फिर है वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। वन अपॉन कोस क्या होता है सेक, ये भी हम कई बार बता चुके हैं आपको। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन कोस थीटा। अब अगर सेक थीटा इक्वल होता है वन अपॉन कोस थीटा के, तो यहाँ पर है वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल आएगा सेक स्क्वायर थीटा के, स्क्वायर आ जाएगा साथ में बस, ठीक है। वन अपॉन कोस होता है सेक, तो वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको सिंपली इतना भी याद रखना है कि ये पहली आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी और इन तीनों को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो आपको ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये अगली दो आइडेंटिटीज यही से बन जाएंगी। एक बार आप क्या कीजिए कि 1 को यहाँ पे रखिए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह, और प्लस टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आइए, तो ये बन जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए अब इससे अभी तक हमें क्या पता चला, अगर आपको कहीं पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलता है तो उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिला तो इसकी जगह आप 1 यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से एक और आइडेंटिटी निकलती है, इस बार टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखिए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलता है तो आप उसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा रख दीजिए, या अगर टेन स्क्वायर थीटा मिलता है तो उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अभी तक 3 और 3 ये 6 आइडेंटिटीज मिल चुकी हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कई बार बच्चों को लगता है ये तो बड़ी मुश्किल आइडेंटिटीज है, याद कैसे करनी है। याद करने का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया, ट्रिक हमने बता दी, एक आइडेंटिटी बनी 2 अपने आप बन जाएगी। तो उसके बाद एक और बात है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जब इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो ये आइडेंटिटीज जितनी कम से कम सोल्व करनी पड़े उतना अच्छा। बहुत ज़रूरी होगा तभी यूज़ करेंगे, वरना बिना आइडेंटिटीज़ को यूज़ किए भी, यानी कि आइडेंटिटीज़ यूज़ ही ना करनी पड़े, उसके बिना भी आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए एक ट्रिक होती है जो अगली 3 आइडेंटिटीज़ आपको समझाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये आइडेंटिटीज़ भी हम कम से कम यूज़ करेंगे और इसके बिना ही क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया करेंगे। और अगर कहीं बहुत ज़रूरी होगा तभी इन आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करेंगे, और उसके लिए भी हमें इनको याद करने की रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हमें यह बनानी आती हैं। अब इसके बाद जो अगली ये मेन आइडेंटिटी है ये कैसे बनेगी, फिर से ये जो पहली आइडेंटिटी थी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको लिखिए, इस बार डिवाइड कीजिए साइन स्क्वायर थीटा से। यहाँ किससे डिवाइड किया था कोस स्क्वायर थीटा से, अब किससे डिवाइड करेंगे जी साइन स्क्वायर थीटा से। अब देखिए कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, ये भी हमने आपको बता रखा है। कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कोस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है कोट थीटा के, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा कोट स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह पर यहाँ पर आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी अब और बननी शुरू हो गई, प्लस का साइन, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटा बचा 1, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है कोसेक थीटा के, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है कोसेक थीटा के, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा कोसेक स्क्वायर थीटा के, बस ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मेन आइडेंटिटी एक और बन गई, और वो क्या बनी कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कभी किसी क्वेश्चन में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिला तो उसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक स्क्वायर थीटा मिला तो उसकी जगह कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। अब अगली 2 आइडेंटिटीज़ यही से निकल आएंगी। एक बार तो आप कोट स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखिए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया। अब इससे क्या पता चला कोट स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है तो इसकी जगह आप कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब एक आइडेंटिटी और बन जाएगी, यहाँ से 1 को यहीं पे रखिए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह आप 1 यूज़ कर सकते हैं।
तो आपको इन आइडेंटिटीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहली आइडेंटिटी को याद रखिए, इससे 2 आइडेंटिटी निकलेगी। फिर ये पहली आइडेंटिटी को ही आप कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए, ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी। इससे 2 नई आइडेंटिटी और निकलती हैं। फिर वो जो पहली वाली आइडेंटिटी थी उसको लिखिए, उसको इस बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए, आपको ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी। और फिर अगली 2 आइडेंटिटीज़ यही से आपको निकलती हैं। तो यानी कि 9 आइडेंटिटीज़ इस तरीके से आप जो जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो इन 9 आइडेंटिटीज़ को हार्डली 1 मिनट के अंदर ही आप इस तरीके से बड़ी आसानी से बनाकर लिख सकते हैं, ताकि जब क्वेश्चन करने का समय आएगा, सोल्व करने का समय, तो आप सिर्फ देखेंगे और यहाँ से देखकर अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आपको याद नहीं रखना, आपको रट्टा नहीं मारना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम ये आइडेंटिटीज़ का कम से कम यूज़ करें, और बिना आइडेंटिटीज़ का यूज़ किए ही हम ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए ट्रिक सिर्फ इतनी होती है कि आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कोशिश करनी है कि साइन और कोस में कन्वर्ट कर देना है। देखिए, साइन और कोस दिया हुआ तो पहले ही साइन और कोस है, लेकिन अगर आपको टेन थीटा दिया हुआ है तो आप उसको लिख दीजिए साइन अपॉन कोस थीटा करके। अगर आपको दिया हुआ है सेक थीटा, सेक थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा, कोस में आ गया ना। अगर आपको दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आपको दिया हुआ है कोट थीटा, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी जाती है क्वेश्चन में, आप उसको साइन और कोस में चेंज कर दीजिए। आपको ये आइडेंटिटीज यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन आइडेंटिटीज को हम तभी यूज किया करेंगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, अदरवाइज हम सिर्फ साइन और कोस में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।